नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। मित्रों, इस समय एक वाद या विवाद कह लीजिए जो पूरी तरह से पूरे देश में छाया हुआ है, पूरी तरह से चर्चा में है। प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर यही मुद्दा छाया हुआ है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि काशी में रहने वाले हिंदू पक्ष की 5 महिलाओं ने आदरणीय न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत ये मांग की कि जो हमारा काशी विश्वनाथ का जी का मंदिर है और जो विश्वेश्वराय जी का मंदिर कहा जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है, उससे सटा हुआ जो विवादित ढांचा है जिसको लोग ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसकी परिधि के अंदर जो श्रृंगार गौरी माता हैं उनकी पूजा करने का सौभाग्य उनको प्रदान किया जाए। इस वाद को न्याय पटल पर प्रेषित किया गया। अब जो उस विवादित ढांचे यानी तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी है, उनके सदस्यों ने इस वाद का विरोध किया और दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 और नियम 11 के अंतर्गत एक अर्जी प्रेषित की और ये कहा कि ये वाद जो है सुने जाने योग्य नहीं है, इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। अब आदरणीय न्यायालय ने अभी एक दिन पूर्व इस अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सुनवाई की और उस पर अपना आदेश पारित करते हुए ये कहा कि ये वाद सुने जाने योग्य है और आदेश 7 नियम 11D के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार इस वाद को खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको सुनेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आदेश 7 नियम 11 जो दीवानी प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है और इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक दीवानी वाद को न्याय पटल पर प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किए गए हैं, जो धाराओं में और आदेश संबंधित आदेश में के अनुसार हमको करने पड़ते हैं। उसी प्रकार न्यायालय में प्रेषित किया गया वाद सुने जाने योग्य है या इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, इस तथ्य की विवेचना जो है दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 और नियम 11 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों, ऑर्डर 7 रूल 11 में 4 तरह की प्रकृति दी गई है, 4 प्रावधान दिए गए हैं जिनके अंतर्गत एक वाद को खारिज किया जा सकता है, यानी उसे सुने जाने से इनकार किया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि ये वो 4 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जिनके अंतर्गत न्याय पटल पर प्रेषित किया हुआ एक वाद प्रतिवादी की द्वारा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन यानी कि प्राथमिक आपत्ति को दर्ज कराते हुए एक अर्जी आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत न्याय पटल पर प्रेषित की जाती है और ये प्रार्थना किया जाता है कि इस वाद को खारिज कर दिया जाए। तो वो प्रावधान कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रावधान होता है कि जो भी वाद न्याय पटल पर प्रस्तुत किया गया है, उस वाद को प्रस्तुत करने का कारण उसमें अगर दिखाई नहीं देता है, उस वाद में जो भी तथ्य दिए गए हैं लिखित रूप में, उनको पढ़ने के बाद कॉज ऑफ एक्शन यानी कि वाद के कारण की विवेचना नहीं की जा सकती, उसे पहचाना नहीं जा सकता, तो कॉज ऑफ एक्शन की अनुपस्थिति में उस वाद को ऑर्डर 7 रूल 11A के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले वाले एक वीडियो के अंतर्गत मैंने सुने जाने के अधिकार का विश्लेषण किया था, तो यहां पे भी एक संक्षिप्त विश्लेषण कर देते हैं जो कि कॉज ऑफ एक्शन को समझने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सुने जाने का अधिकार है, इसको साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष एक वादी को किन किन कारकों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला,
न्याय पटल पर एक दीवानी वाद प्रस्तुत करने वाले वादी को सबसे पहले यह स्थापित करना पड़ता है कि उसका लोकस स्टैंडी है, यानी उसको सुने जाने का अधिकार है। अब ये लोकस स्टैंडी जो होता है वो कॉज ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है, यानी सुने जाने के अधिकार का एक कारण है। उस कारण के अंतर्गत हम न्याय पटल पर वाद प्रस्तुत करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं, यह स्थापित करना पड़ता है। दोस्तों, ये कॉज ऑफ एक्शन जो होता है वो व्यक्ति के राइट, इंटरेस्ट और टाइटल यानी हक, हित और अधिकार पर निर्भर करता है। यदि हक किसी व्यक्ति के हक, हित और अधिकार यानी कि राइट, इंटरेस्ट और टाइटल का वायलेशन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा किया जाता है और उस वायलेशन से यदि व्यक्ति को इंजरी होती है यानी क्षति पहुंचती है, तो ये जो क्षति होती है वायलेशन के कारण, यही कॉज ऑफ एक्शन बनता है और इसी कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार प्राप्त होता है। अब सवाल यह है कि लोकस स्टैंडी हो गई, कॉज ऑफ एक्शन हो गया, वायलेशन ऑफ द राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल हो गया, उससे संबंधित इंजरी भी हो गई। लेकिन ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? तो मित्रों, ये तीनों डिपेंड करते हैं कि व्यक्ति का वास्तव में कोई राइट, इंटरेस्ट, टाइटल अस्तित्व में था या नहीं। यदि व्यक्ति का हक, हित, अधिकार अस्तित्व में था तभी उसका उल्लंघन हो सकता है, और जब उल्लंघन होगा तभी उसको किसी प्रकार की क्षति पहुंचेगी, और जैसे उसको क्षति पहुंचेगी वैसे ही कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो जाएगा, और कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो जाने के कारण उसे लोकस स्टैंडी मिल जाती है, राइट टू शू मिल जाता है, यानी कि सुने जाने का अधिकार मिल जाता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैं किसी भूखंड का मालिक हूं, मैंने उस भूखंड को खरीदा है सेल डीड एक्सक्यूट करके, सेल डीड एक्सक्यूट किया है, उसे रजिस्टर्ड भी किया है बराबर स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करके। उसी सेल डीड के आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम उस पर्टिकुलर भूखंड के स्वामी के रूप में अंकित हो गया है। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस मेरे स्वामित्व वाले भूखंड पर आकर कब्जा कर लेता है, कोई अतिक्रमण कर लेता है, तो उसके अतिक्रमण करने से मेरे राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल का वायलेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैं उस भूखंड का स्वामी हूं, विधिवत स्वामी हूं, लीगल ऑनर हूं, और एक अतिक्रमण के कार्य के द्वारा अतिक्रमण कर लेने से मैं अपने राइट, इंटरेस्ट और टाइटल को एंजॉय नहीं कर सकता, मैं उसका उपयोग और उपभोग नहीं कर सकता स्वतंत्रता पूर्वक, जब तक कि मैं उस अतिक्रमणकारी को अपने जमीन से हटा न दूं। तो अब यहां पे देखिए, स्वामी हूं मैं, उस भूखंड का स्वामी हूं, ये मेरा लोकस स्टैंडी है, और ये किससे स्टेब्लिश होता है? मेरे सेल डीड से, और सेल डीड के अनुसार, और रजिस्टर्ड सेल डीड है, पंजीकृत है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह भरा हुआ है, उसके अनुसार जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे मेरा नाम आया है 6/12/7/12 पे, महाराष्ट्र में 6/12/7/12 होता है, तो 6/12/7/12 पे जो नाम आया है, इन दस्तावेजों के अनुसार मैं इस भूखंड का स्वामी हूं, तो ये मेरा लोकस स्टैंडी हो गया। अब चूंकि मैं इसका लीगल ऑनर हूं, तो मेरा राइट, इंटरेस्ट और टाइटल भी इस भूखंड पे बनता है, इसको उपयोग करने का मेरा पूरा हक है, पूरा अधिकार है, और इस भूखंड में मेरा हित है, मेरा इंटरेस्ट है, तो ये मेरा अस्तित्व में है, ठीक है ना। अब एक अतिक्रमणकारी आकर इस भूमि पर कब्जा कर लेता है, तो अब उस अतिक्रमणकारी के रहने के कारण, उपस्थित होने के कारण मैं अपनी प्रॉपर्टी का उपभोग नहीं कर पाता, तो ये मेरे राइट, इंटरेस्ट और टाइटल का उल्लंघन है, वायलेशन है, और इस वायलेशन से मुझे इंजरी होती है। इंजरी क्या होती है कि मैं अपने लैंड का यूज नहीं कर पा रहा हूं, उसका पीसफुल यूज, ऑक्यूपेशन और पोजीशन नहीं ले पा रहा हूं, उस पर कोई डेवलपमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एक अतिक्रमणकारी उस पर बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया कि कॉज ऑफ एक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल, मेरे ऑनरशिप के राइट, इंटरेस्ट और टाइटल का वायलेशन हुआ है, और वायलेशन तभी हुआ है जब मेरा राइट, इंटरेस्ट और टाइटल एग्जिस्टेंस में था, यानी कि अस्तित्व में था, और अस्तित्व में है ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास विधिक दस्तावेज है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन अगर किसी सूट में मेंशन नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन अगर किसी वाद के तथ्यों के अवलोकन करने के पश्चात दिखाई नहीं देता है, तो उस वाद को
ऑर्डर 7 रूल 11A के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है। अब आ जाते हैं ऑर्डर 7 रूल 11B। इसमें कहा जाता है कि यदि किसी सूट का मूल्यांकन, किसी वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया है या कम किया गया है और न्यायालय के द्वारा पर्याप्त समय देने के पश्चात भी उस मूल्यांकन को सही करके पर्याप्त कोर्ट फी नहीं पे की गई है, तो उस वाद को खारिज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं अपने भूखंड का कब्जा मांग रहा हूं, पोजीशन मांग रहा हूं। मेरे भूखंड का वैल्यूएशन है एग्रीमेंट वैल्यू, एग्रीमेंट वैल्यू है 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ रुपए के हिसाब से मुझे मैक्सिमम 3 लाख रुपए कोर्ट फी पे करना चाहिए था। ठीक है, 3 लाख रुपए कोर्ट फी पे करना चाहिए था। अब मैंने उस पे किन्हीं परिस्थितियों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ 2 लाख रुपए कोर्ट फी पे किया। तो जिन लोगों के विरुद्ध मैंने ये सूट फाइल किया है उन लोगों ने ऑर्डर 7 रूल 11B के अंतर्गत अर्जी निकाल ली और बोला कि इसका मूल्यांकन प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, सही कोर्ट फी नहीं पे की गई है, इसलिए इस बात को खारिज कर दिया जाए। अब कोर्ट उसका सूक्ष्म अवलोकन करती है और ये पाती है कि हाँ करेक्ट है, ये सही बात है। 10 करोड़ की जिसका मूल्यांकन है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आपने 2 लाख रुपए ही कोर्ट फी पे किया है, जो कि गलत है। आपको जो डिफिशिएंट अमाउंट कोर्ट फी का है, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट होता है 3 लाख, उसमें 1 लाख रुपए कम है, तो वो 1 लाख रुपए का कोर्ट फी पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। अब दोस्तों उस 1 महीने में अगर हमने वो कोर्ट फी नहीं पे की तो हमारा वाद खारिज हो सकता है। तो ये होता है ऑर्डर 7 रूल 11B। अब तीसरा देखते हैं ऑर्डर 7 रूल 11C। सी के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ये भी मूल्यांकन से ही रिलेटेड है। यदि किसी वाद का मूल्यांकन सही किया गया है परंतु कोर्ट फी कम पे की गई है, यानी कि जो कागज पत्र, जो स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प पेपर के रूप में हम कोर्ट फी पे करते हैं, है ना। जुडिशियल स्टैम्प होता है, जुडिशियल स्टैम्प होता है जो कोर्ट फी के रूप में पे किया जाता है। तो वो जुडिशियल, हमने वैल्यूएशन तो सही किया है लेकिन जुडिशियल कोर्ट फी जो होती है वो कम लगाया है, कम उसमें जोड़ा है, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन हो जाता है प्रतिवादी के लिए। प्रतिवादी उस पर ऑब्जेक्शन लेता है और ऑर्डर 7 रूल 11C के अंतर्गत अर्जी प्रेषित करता है कि इस बात को खारिज किया जाए, क्योंकि इसका मूल्यांकन तो मान लीजिए 3 लाख रुपए किया गया है, यानी कि इसके मूल्यांकन के अनुसार कोर्ट फी 3 लाख रुपए पे करनी थी और इन्होंने केवल 2 लाख रुपया लगाया है। तो आप 1 लाख रुपए का कम इसमें लगाया है आपने कोर्ट फी, तो ये जो डेफिशिएंट अमाउंट है ये आपको पे करना है। तो अदालत इस बात का अवलोकन करती है और सही पाती है, वादी को वो आदेश देती है कि भाई इसका आप मूल्यांकन आपने सही किया है, लेकिन जो कोर्ट फी, जुडिशियल कोर्ट फी स्टैंप आपको लगाना था वो कम लगाया है, कम पैसे का लगाया है, तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, आप इसको पूरा कर दें। अब यदि आप उस 1 महीने के अंतर्गत उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, पर्याप्त मात्रा में कोर्ट फी का भुगतान नहीं करते हैं आदरणीय न्यायालय को, जिसे न्यायालय शुल्क कहते हैं, तो वो वाद आपका ऑर्डर 7 रूल 11C के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है ऑर्डर 7 रूल 11D। ये ऑर्डर 7 रूल 11D में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि वाद में लिखित तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, तब इस वाद को खारिज किया जा सकता है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें प्लेंट, जो हम प्लेंट फाइल करते हैं एक सूट में, एक प्लेंटिफ यानी कि वादी जो वाद फाइल करता है, वाद पत्र जो न्याय पटल पर प्रेषित किया जाता है, उसमें जो कुछ भी तथ्य लिखे जाते हैं उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर ऑर्डर 7 रूल 11D का प्रावधान किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल वाद पत्र में लिखे गए तथ्यों को पढ़ने के पश्चात, उनका सूक्ष्म अवलोकन करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि ये वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, तो इस वाद को खारिज किया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण
सामान्य तौर पर सबसे पहला उदाहरण आता है लिमिटेशन एक्ट का, यानी कि परिसीमन अधिनियम का। लिमिटेशन एक्ट ऐसा एक्ट है जो ये बताता है कि एक वाद को कितनी अवधि के अंदर, मतलब कॉज ऑफ एक्शन, वाद दाखिल करने का कारण उत्पन्न होने के दिन से लेकर कितनी अवधि के अंदर एक वाद पत्र न्याय पटल पर प्रेषित किया जाना चाहिए, यानी कि उसका लिमिटेशन बताता है, लिमिटेशन टाइम। जैसे एक दीवानी वाद कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि दीवानी वाद दाखिल करने के लिए पर्याप्त कारण जिस तारीख को उत्पन्न होता है उस तारीख से लेके अगले 3 वर्ष के अंदर न्याय पटल पर प्रेषित किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि 2010 में एक वाद उत्पन्न होता है एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है ना। एक अतिक्रमण, जैसे मेरा कोई भूखंड है, मैं उसका स्वामी हूं, पहले वाले उदाहरण को ले लीजिए, ठीक है ना। उस पर सेल डीड भी मेरे नाम पे है जो रजिस्टर्ड है, प्राप्त स्टैम्प ड्यूटी पे किया गया है। उसके पश्चात उस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे भी मेरे नाम है, तो उस प्रॉपर्टी का भूखंड का स्वामी मैं हूं। अब 2010 में किसी ने उस पर अतिक्रमण कर लिया, ठीक है ना, जनवरी 2010 में उस पर अतिक्रमण कर लिया, तो मुझे दिसंबर 2013 तक एक सूट, एक वाद उस अतिक्रमणकारी को अपनी जमीन से बाहर निकालने के लिए न्यायालय में प्रेषित कर देना चाहिए। यदि मैं जनवरी 2010 में उत्पन्न हुए कारण के तारीख से लेकर दिसंबर 2013 के बीच में कोई भी वाद दाखिल नहीं करता हूं, तो लिमिटेशन एक्ट के अनुसार फिर मेरा वाद जो होता है वो न्याय पटल पर प्रेषित करने लायक नहीं रहता है, वो वर्जित हो जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ एक विकल्प के रूप में दिया गया है कि हम विलंब माफी की अर्जी न्याय पटल पर प्रेषित कर सकते हैं युक्त कारण देकर, यानी कि रीजनेबल रीजन देकर। जब एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले हम फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, उसके लिए रीजनेबल रीजन देना पड़ेगा कि अगर हमें 1 हफ्ते की, 2 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जो भी देरी हुई है, उस देरी के पीछे पर्याप्त कारण था जिन्होंने मुझे न्याय पटल पर वाद दाखिल करने के लिए रोक दिया विद इन लिमिटेशन पीरियड, और न्यायालय उससे संतुष्ट हो जाता है, तब वो विलंब जितना भी देर हुई है वो माफ किया जा सकता है कुछ जुर्माना लगाकर, ठीक है। अन्यथा लिमिटेशन एक्ट जो परिसीमन अधिनियम है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने दिए गए स्टिपुलेटेड पीरियड में, यानी दिए गई अवधि जो विधायिका के द्वारा दी गई है, उस अवधि के अंतर्गत आपने अपना शूट फाइल नहीं किया तो फिर वो परिसीमन द्वारा वर्जित किया जा सकता है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई आदेश पारित कर दिए हैं जिसमें ये लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि परिसीमन द्वारा, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के द्वारा वर्जित किया गया मुद्दा यदि कानून और तथ्य का मिश्रित मुद्दा है, तब परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत उस वाद को वर्जित नहीं माना जा सकता है, उस वाद की प्रॉपर सुनवाई होगी। कहने का मतलब यह है कि मामला फिर वही आ जाता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन को भी इसके अंतर्गत जोड़ लिया गया, यानी कि वाद के अंतर्गत यदि ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिनके माध्यम से लगता है कि वादी के पास पर्याप्त कारण है और पर्याप्त कारण था जिनके कारण वादी उचित समय पर अपना वाद न्याय पटल पर प्रेषित नहीं कर पाया, तो ऐसा जो मुद्दा है वो परिसीनियम कानून और उस वाद में लिखे गए तथ्यों का मिश्रित मुद्दा बन जाता है। और चूंकि ये मिश्रित मुद्दा है, इसलिए इसको विचारण के दौरान ही स्पष्ट किया जा सकता है कि जो वादी ने कहा है वो सही है या गलत है। यानी कि ट्रायल के समय विटनेस का एग्जामिनेशन करने के बाद, चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करने के पश्चात ही इस तथ्य से भली भांति परिचित हुआ जा सकता है कि वादी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो सही है या गलत है। तो ऐसे समय पर
ऐसी स्थिति के अनुसार हम उसे पर्सीन नियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीजें ऐसी आती हैं कि सपोज कीजिए आपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अगेंस्ट में, चैरिटेबल ट्रस्ट के विरुद्ध आपने एक वाद दाखिल कर दिया। अब चैरिटेबल ट्रस्ट के विरुद्ध वाद दाखिल करने के लिए खासकर महाराष्ट्र में तो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है, बीपीटी एक्ट यानी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। इसके सेक्शन 50 और 51 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार एक चैरिटेबल ट्रस्ट के विरुद्ध सूट फाइल करने के लिए आपको पहले चैरिटी कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ता है। यदि आपने चैरिटी कमिश्नर से परमिशन ले लिया है तभी आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने चैरिटेबल कमिश्नर से, है ना, धर्मदाय आयुक्त जो होते हैं उनसे परमिशन नहीं लिया है तो ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 50 और 51 के अनुसार वर्जित किया जा सकता है, यानी कि उसका उल्लंघन होगा। और चूंकि ये धारा 50 और 51 का उल्लंघन है इसलिए दीवानी न्यायालय आपके सूट को, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अगेंस्ट में फाइल किया गया है, सुने जाने से इनकार कर सकती है, यानी आपके सूट को या तो लौटा देगी या उसे खारिज कर देगी। इसी प्रकार महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और उनके मेंबर्स के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और उसे अगर आप किसी सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं, कोई मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अगेंस्ट में सिविल कोर्ट में चला जाता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी उस मेंबर के अगेंस्ट में सिविल कोर्ट में चली जाती है, तो ये जो होता है वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के द्वारा उस प्रावधान का उल्लंघन होता है जिसके अंतर्गत एक दीवानी न्यायालय को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड किसी भी मुद्दे को सुने जाने का अधिकार नहीं होता। उसके लिए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव कोर्ट बने हुए हैं, यानी सहकारी न्यायालय बने हुए हैं। तो जो वाद सहकारी न्यायालय द्वारा सुने जाने चाहिए उस वाद को दीवानी न्यायालय नहीं सुन सकता। इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11D के अंतर्गत इस सूट को खारिज किया जा सकता है। परंतु जो हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ विवादित ढांचा है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसमें जो श्रृंगार गौरी जी की पूजा या अर्चना करने का जो अधिकार मांगा गया था वो किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं था। खासकर 1992 में पास हुए उस अधिनियम के द्वारा वर्जित नहीं था, जिस अधिनियम का सहारा लेकर ये बहुत सारे विवादित ढांचों को बचाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय न्यायालय ने ऑर्डर 7 रूल 11D के अंतर्गत जो अर्जी फाइल की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा उसे खारिज कर दिया और वाद को सुने जाने योग्य माना। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11A to D में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिनकी उपस्थिति में एक वाद को खारिज किया जा सकता है, यानी दीवानी न्यायालय एक वाद को सुने जाने से मना कर सकता है, या तो उसे लौटा सकता है या फिर उसे डिसमिस कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो उम्मीद है कि ऑर्डर 7 रूल 11A, ऑर्डर 7 रूल 11B, ऑर्डर 7 रूल 11C, ऑर्डर 7 रूल 11D, इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से चर्चा और परिचर्चा के दौरान एक दूसरे को समझा दिया है और समझ लिया है। तो याद रखिए, ऑर्डर 7 रूल 11A कॉज ऑफ एक्शन को बताता है कि अगर यदि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो वाद खारिज हो सकता है। ऑर्डर 7 रूल 11B ये बताता है कि यदि आपने सूट का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है तो खारिज हो सकता है। तीसरा, ऑर्डर 7 रूल 11C ये बताता है कि आपने सूट का उचित रूप से मूल्यांकन तो किया है परंतु उस मूल्यांकन के अनुसार कम पर्याप्त कोर्ट फी नहीं भरा है, कम भरा है,
तो वो खारिज हो सकता है वाद आपका। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर 7 रूल 11D जो ये बताता है कि वाद प्रस्तुत किए गए वाद के अंतर्गत दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखकर ये स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रस्तुत वाद किसी विधि द्वारा वर्जित किया गया है, तब उस वाद को खारिज किया जा सकता है। याद रखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत कोई भी अर्जी हमेशा प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिवादी ही किसी वादी के वाद को खारिज कराने के लिए अर्जी दे सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर 7 रूल 11 A to D इसमें जितने भी प्रावधान हैं सबका उपयोग प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट अपने हक के लिए करता है आदरणीय न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत करके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और एक दीवानी प्रक्रिया की संहिता की एक महत्वपूर्ण धारा 11 के बारे में बात करेंगे जो रेस जुडिकेटा का प्रावधान करती है, जिसे हम हिंदी में पूर्व न्याय या प्रांग न्याय भी कहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीवानी प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम की छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर गौर करते रहिए। धन्यवाद।